हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस क्लास में हम शुभारंभ करने जा रहे हैं कक्षा 9 का साइंस। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। उसके बाद इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनेंगे वो करा दिया जाएगा। तो बेसिकली मैंने इसमें झारखंड बोर्ड के सिलेबस के अनुसार सारा चीज़ कंप्लीट कराने का कोशिश किया है। तो बाकी बोर्ड के बच्चे भी इसे देख के अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आप लोग वीडियो में बने रहेंगे, आप लोग को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मैं सारा चीज़ अपने हैंड राइटिंग नोट्स के द्वारा ही आप लोग को समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके सिलेबस में कुल हमारा यहाँ पे 15 चैप्टर्स आते हैं। तो आज पहला चैप्टर स्टार्ट होगा। तो जिसका पहला चैप्टर का जो पार्ट का नाम है, लेसन का नाम है, वह है हमारे आसपास के पदार्थ। तो चलिए हम अब अपने नोट्स के द्वारा इसे समझते हैं। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है पदार्थ। ये तो आप लोग बचपन या पिछली क्लास में ही अच्छे से जाने होंगे पदार्थ किसको कहते हैं। तो पदार्थ वैसे वस्तुओं को कहा जाता है जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है। मतलब प्रत्येक वस्तु, चाहे हम कुछ भी ले लीजिए, पेंसिल ही क्यों ना ले लें, ये स्थान घेर रही है और इसमें कुछ मास होती है, ठीक ना। तो वैसे शब्द या सब्सटेंस पदार्थ कहा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसका डिफिनेशन आखिर क्या हो सकता है। कि विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बने हैं उसे पदार्थ कहा जाता है। ये आपके किताब से हमने लिया है, ठीक ना, एनसीईआरटी बुक से हमने लिया है। तो आप लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो ये जो चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आगे देखिए, अगला जो टॉपिक है पदार्थ का, क्या होता है कि पदार्थ स्थान घेरता है, ठीक ना, और इसका द्रव्यमान होता है। तो आगे ही किताब में लिखा गया है इसके बारे में कि भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने, ठीक ना, पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया था, पंचतत्व नाम कहा गया था। अगर यदि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ दे कि पंचतत्व में कौन कौन से तत्व आते, तो आपके ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको बताना पड़ेगा। तो वो पंचतत्व में कौन कौन से तत्व थे? पहला था ऑक्सीजन, वायु, दूसरा पृथ्वी, तीसरा अग्नि, चौथा जल और पांचवा आकाश। यही जो 5 तत्व है, इन्हीं को पहले के ज़माने के जो दार्शनिक थे वे लोग पंच तत्व कहते थे सभी को मिला के। और इन्हीं 5 तत्व से संसार के जितने भी वस्तु हैं, चाहे वो सजीव है या निर्जीव है, इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर निर्माण किया गया। ये पहले बार के ज़माने में बोला करता था, ठीक है। लेकिन हमारे आधुनिक जो वैज्ञानिक थे वो बोलते थे कि उन्होंने पता लगाया कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। तो वे 2 प्रकार कौन तरीके से किया? एक भौतिक गुणधर्म के आधार पर और दूसरा रासायनिक प्राकृतिक के आधार पर, ठीक है। तो आगे है, चलिए जानते हैं कि पदार्थ के भौतिक स्वरूप। आखिर भौतिक स्वरूप होते क्या हैं? तो पदार्थ जो है कणों से बने होते हैं और पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। बहुत ही छोटे कणों से पदार्थ बने होते हैं, ठीक ना, और वे अत्यंत छोटे होते हैं। तो इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जाता, तब इतने छोटे होते हैं। तो आगे का जो टॉपिक है कि पदार्थ के कण के अभिलक्षण गुण। तो अभिलाक्षणिक गुण जो होते हैं वो जान लेते हैं कि पदार्थ के कणों के क्या क्या अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। तो पहला नंबर है कि पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा होती है। कोई भी वस्तु जो गति करती है तो उसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होने के कारण ही तो वो गति करती है। और क्या कह रहा है कि तापमान बढ़ने से कैसे कण की गति तेज हो जाती है। तो आखिर गतिज ऊर्जा कैसे होती है, चलिए जान लेते हैं इसको एग्जाम्पल से, जो आपकी किताब में शायद है। तो देख लीजिए, होता है कुंची कि अगर यदि हम चाय लेते हैं, चाय नहीं पानी लेते हैं, और उसमें चाय पत्ती अगर यदि हम डाल देंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसका रंग बदलते जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें जो हम पानी लिए हैं और चाय पत्ती लिए, दोनों पदार्थ है। तो चाय पत्ती का जो है वह उसका रंग पानी में मिलने लगता है, ठीक ना। मतलब क्या, चाय पत्ती का जो सब्सटेंस उसके अंदर जो मौजूद है वह गति करने लगता है, जिसके कारण उस पानी का रंग बदलने लगता है। और उसको अगर हम गर्म कर दे तो वह तेज़ी से बदलने लगता है। मतलब क्या, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यही इसका एग्जाम्पल हुआ और बेस्ट एग्जाम्पल हुआ। चलिए आप आगे देख लेते हैं
कि अभिलाक्षणिक और क्या क्या गुण होते हैं पदार्थ के। आगे है कि पदार्थ के कण के बीच क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप लोग को समझ में आते जाएगा। तो 3 गुण होते हैं कि पदार्थ में गतिज ऊर्जा होती है, दूसरा जो है कि पदार्थ के बीच में क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं, ठीक है, और तीसरा जो गुण है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये 3 गुण होते हैं, ठीक ना, अभिलाक्षणिक गुण होते हैं पदार्थ के। आगे क्लियर होते जाएगा कि ये सब क्या है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं उसकी संरचना, ठीक ना। ये देखिए ठोस होता है, ये द्रव होता है, ये गैस होता है। मतलब ठोस के जो कण होते हैं ना वो देखिए एकदम नज़दीक नज़दीक है, ये गोल गोल जो है वो कण हुआ, ठीक ना, और ये एकदम नज़दीक होते एकदम कसा हुआ रहता है, ये ठोस हो गया। और द्रव जो रहते हैं वह देखिए थोड़ा गैप है ना, बीच में गैप होते हैं और दूर दूर होते हैं, और गैस का तो बहुत दूर दूर होते हैं। यही पदार्थ की संरचना होती है। अब जानते हैं पदार्थ की अवस्था के बारे में। तो पदार्थ की अवस्था, तो भौतिक रूप से पदार्थ 3 अवस्था में पाया जाता है, ये तो आप लोग जानते होंगे। पहला अवस्था ठोस अवस्था जो अभी हमने दिखाया, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। अब आगे देख लेते हैं इसका टॉपिक क्या है, प्रत्येक का अवस्था के बारे में जान लेते हैं। तो पहला है ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था क्या होते हैं कि एक निश्चित आकार होता है, ठोस के अवस्था में बताया था ना एकदम कसा हुआ रहता है, तो इसके इसीलिए इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। जिस आकार में है वो उसी आकार में रहना चाहता है। और ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती है। तीसरा जो है कि निश्चित व स्थिर आयतन होता है। और चौथा है इसकी संपीड्यता क्या होती है, नगण्य होती है, और ये दृढ़ होता है। संपीड्यता मतलब दबाने पे ये दबता नहीं है, ठीक है। संपीड्यता किसी को जब दबाया जाता है तो वो दब जाता है, उसी को संपीड्यता कहते हैं। तो ये दृढ़ होती है, ठीक है ना। ठोस अवस्था के ये 4 गुण है। अब आगे देखते हैं द्रव अवस्था के गुण। तो क्या होता है कि द्रव जो रहता है वह तरल होते हैं, इसमें बहाव होता है। द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता है, वे बर्तन का आकार ले लेता है जिस बर्तन में उसको रखा जाता है। और द्रव का निश्चित आयतन होता है, आयतन निश्चित होता है। 1 लीटर में रखो या 2 लीटर में रखो उसका आयतन उतना ही रहेगा, ठीक है। चौथा है द्रव में बहुत कम संपीड्यता होती है। द्रव में वो संपीड्यता तो होती है, उसको दाबने से दबता है, लेकिन बहुत कम। जैसे अभी हमने देखा यहाँ पे ये जो है द्रव का, इसमें देखिए रिक्त स्थान है ना, इसी कारण इसको दाबते हैं तो ये थोड़ा सा दबता है, लेकिन ठोस नहीं दबता है। लेकिन गैस जो है पूरा दब जाता है, ठीक है। तो आगे है गैसीय अवस्था के बारे में जान लेते हैं इसका। तो गैसों में बहाव होता है, मतलब ये हमेशा बहते रहता है, इधर उधर फ्री रहता है। गैसों की संपीड़न अधिक होती है, ठीक है। गैसों में कोई निश्चित आकार नहीं होता है और गैसों में कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। यही सारे चीज़ उसके गुण हैं। चलो आगे देखते हैं। तो इसका अगला टॉपिक है विसरण। तो इसको अच्छे से जान लेते हैं कि विसरण जो होता है कि 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है, ठीक ना। तो यही कहता है कि 2 पदार्थ जब आपस में मिलता है, स्वतः मिल जाता है, तो उसको विसरण कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल दे देते तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे चीनी या नमक का जल में घुलना। तो यहाँ पे जल और चीनी या नमक क्या है, अलग अलग पदार्थ है, और ये 2 पदार्थ आपस में मिल जाते हैं। चीनी जैसे ठोस में हो गया और नमक भी ठोस में हो गया, और वह जल तरल, ठीक ना, लिक्विड में घुल जाता है। क्लियर, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अगला जो टॉपिक है वो है पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट इन ऑफ मैटर, ठीक है। तो पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन चले जान लेते हैं कि पानी एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो पानी पदार्थ की तीनों अवस्था में पाया जाता है। जैसे ठोस में रहता है बर्फ, द्रव में पानी, और गैसीय में होता है वाष्प, मतलब जल वाष्प। तो देखो होता यूँ कि गर्म करने पे बर्फ क्या होता है, पिघलकर पानी में परिवर्तित हो जाता है, और पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो पदार्थ की भौतिक अवस्था को 2 तरीके से परिवर्तित किया जा सकता है। भौतिक अवस्था मतलब ठोस, द्रव और गैस, यही 3 अवस्था में पाया जाता है ना, वही पदार्थ की भौतिक अवस्था होती है। तो इसमें परिवर्तन 2 तरीके से किया जाता है। तो पहला जो तरीका है तापमान में परिवर्तन करके, और दूसरा तरीका है दाब में परिवर्तन करके। तो पहला तरीका जान लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, कि पदार्थ में चेंज कैसे किया जाता है। तो तापमान में परिवर्तित करके जान लेते हैं। तो तापमान में परिवर्तित करने का जो पहला पॉइंट आता है वो होता है गलनांक।
ठीक ना। आखिर ये गलनांक क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक ना। इससे क्वेश्चन बनती ही है, क्यों गलनांक होता है जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक ना। तो जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब मतलब हम कोई भी वस्तु को रखते हैं तो वायुमंडल में, ठीक ना, दाब डालता है वायु, तो उसी को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। कोई भी वस्तु जो बाहर रह जाता है, ठीक है, किसी कमरे में नहीं रहता, बाहर में रहता है, तो उसमें वायुमंडलीय प्रेशर पड़ता है। तो जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बनता है वह उसका गलनांक कहलाता है, ठीक ना। गलनांक उसको कहते हैं, मतलब कोई भी पदार्थ ले रहे, पदार्थ तो अलग अलग होता है, सबका भौतिक गुणधर्म भी अलग अलग होता है, ठीक ना। तो सभी पदार्थ का अपना एक गलनांक पॉइंट रहता है। उतना हीट अगर यदि हम उस पदार्थ को देंगे तो वह गलना स्टार्ट कर जाएगा। तो जैसे बर्फ़ का ले लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि बर्फ़ का गलनांक जो होता है 273.16 केल्विन होता है, ठीक ना। तो 273.16 मतलब 16 केल्विन होता है, के फॉर केल्विन। ये आपका क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ सकता है कि बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, तो वो हो जाएगा 273.16 केल्विन, 273.16 केल्विन, ठीक है। या फिर इसको हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी कहते हैं, मतलब बर्फ़ में जब हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड देते हैं, हीट देते हैं, तो वह गलना शुरू कर जाता है। और जैसे बर्फ़ गलना शुरू करता है वही उसका गलनांक पॉइंट कहलाता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, गलनांक कहलाता है। और हम लोग शॉर्ट में 273 केल्विन ही याद रखते हैं, ठीक ना। अब जो अगला टॉपिक है वह है गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। काफ़ी सारे बच्चों को हमने देखा है कि इसको समझने में बहुत सारी मुश्किल होती है, ठीक ना, समझ में वो उन लोगों को नहीं आता। तो मैं कोशिश करूँगा एकदम सिंपल वे में कि आप लोगों को समझ में आ जाए। लग रहा बारिश स्टार्ट हो गई है, देखते हैं, चलिए वीडियो बना पाते हैं कि नहीं। तो देखिए होता क्या है इसमें कि स्थिर ताप पर किसी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो हर पदार्थ का अलग अलग गुप्त ऊष्मा होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्थिर ताप पर, तो हमने अभी अगले वाले पॉइंट में बताया था, पिछले वाले, कि गलनांक, ठीक ना, हीट देना पड़ता है। तो गुप्त ऊष्मा उसी को ही कहा जाता है, मतलब बर्फ़ हम लेते हैं तो उसका गलने कब लगता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक ना, बर्फ़ गलने लगता है। तो उसको हम हीट देते जाते हैं और वह गलने लगता है कब तक, जब तक वह पूरा तरह से ना गल जाए। तो वही बर्फ़ को गलाने में जो हमको हीट देना पड़ा, ऊष्मा देना पड़ा, वही उसका गुप्त ऊष्मा हुआ। तो वही चीज़ कह रहा है यहाँ पे कि स्थिर ताप पर हर पदार्थ का अलग होता है। ये भी याद रखिएगा कि स्थिर ताप पर मतलब तापमान यहाँ पे स्थिर रहेगा। जैसे बर्फ़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे गलना शुरू कर जाता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हम उसको हीट देते जाते हैं बर्फ़ को, ठीक ना, वहाँ पे तापमान स्थिर हो जाता है, ठीक है। पर यहाँ पे कह रहा है कि तापमान स्थिर हो जाता है और किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, तो वहाँ जो हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड हीट देते जा रहे हैं उस बर्फ़ पे, तो वहाँ पे तापमान स्थिर हो गया है और बर्फ़ को गलाना स्टार्ट कर दिया। हम हीट देते जा रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड का, हीट का तापमान बढ़ नहीं रहा है, हम देते जा रहे हैं, लेकिन वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ़ गिरता है तो उतने ही तापमान पे वह गलना स्टार्ट हो गया। और जब तक पूरी तरीके से गलना मतलब गल के तरल में ना बदल जाए बर्फ़, तब तक उसका हीट जो रहता है वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही रहता है, कांस्टेंट रहता है। और जैसे ही वह पानी में बदल गया पूरा बर्फ़, तो फिर हीट का तापमान बढ़ने लगता है, वह 1 डिग्री हो जाता है, 2 डिग्री हो जाता है। तो वही स्थिर तापमान पे जितना हम हीट दिए उस बर्फ़ को गलाने में, जितना हीट हमको लगा, वही उसका गुप्त ऊष्मा हो गया। हम यहाँ बर्फ़ का लिए, लोहा का अलग होगा, सबका एक अलग अलग होता है, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा गुप्त ऊष्मा के बारे में। तो गुप्त ऊष्मा भी अब 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहला है संगलन की गुप्त ऊष्मा, जिसको प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक ना। तो होता ये कि वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ का, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितना ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्लियर। अब चलिए देख लेते हैं इसका दूसरा जो होता है। तो इसका जो दूसरा प्रकार होता है वायुमंडल की गुप्त ऊष्मा। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं क्वथनांक। आखिर क्वथनांक किसे कहते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इससे भी क्वेश्चन आती ही है, ठीक है, एग्जाम में।
तो इसमें कह रहा है क्वथनांक, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जब कोई द्रव उबलने लगता है तो उसी को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, द्रव मतलब लिक्विड जो भी रह गया, द्रव उबलने लगता है उसका क्वथनांक कहलाता है। तो जैसे जल का क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 373 केल्विन। क्लियर? या फिर इसको हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हैं। तो इससे क्वेश्चन बनता है, ये VVI है, ठीक ना। इसको आप लोग रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि जल का क्वथनांक कितना होता है, 373 केल्विन, और या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सेंटीग्रेड से केल्विन में बदलने का भी हम सिखाएंगे अभी, ठीक है। तो आगे चलिए देखते हैं, दूसरा जो है वह है वायुमंडलीय की गुप्त ऊष्मा। आखिर इसको क्या कहते हैं? तो वायुमंडलीय की गुप्त ऊष्मा उसको कहते हैं कि वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को उसके क्वथनांक तक, क्वथनांक मतलब समझ में आ रहा है, गुप्त ऊष्मा दो तरीके से होता है, एक बॉइलिंग पॉइंट पे होता है और एक होता है कौन सा, मेल्टिंग पॉइंट पे, गलनांक बिंदु पे होता है और एक बॉइलिंग पॉइंट पे। जैसे हम अभी बताए बर्फ का एग्जाम्पल लिए कि बर्फ को हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड देते गए, मतलब 273 केल्विन हीट देते गए, तो वह गलना स्टार्ट हो गया और गलते 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 पूरा तरल में बदल जाएगा। फिर हम उसको हीट देते रहे तो ऐसा समय फिर आएगा कि वह अब भाप में बदलने लगेगा, वाष्प में बदलने लगेगा, ठीक ना। उसी को ही तो बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, उबलने लगेगा वह तरल, ठीक है, भाप में बदलने लगेगा, वही उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो उस भाप में बदलने में भी जो लगता है उसमें, चलिए पढ़ लेते हैं अभी, तब क्लियर हो जाएगा कि वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितने ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक ना। तो समझ में आ गया होगा दूसरा पॉइंट जो है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। शायद मैंने गलत बोल दिया होगा यहाँ पे, क्या वाष्पीकरण ही बोला था ना। अच्छा आप लोग देख लीजिएगा, सुधार दीजिएगा, यहाँ वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा था। तो कह रहा है कि एक केजी द्रव को उसके वाष्प में बदलने के लिए जितना ऊष्मा आवश्यकता होती है वही उसका क्या होता है, वायुमंडल की गुप्त ऊष्मा होती है। तो यही दो गुप्त ऊष्मा है, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा, दोबारा देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है कि तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था को एक से दूसरे में बदला जा सकता है। तापमान में परिवर्तित करके मतलब हीट में परिवर्तित करके, अभी हमने बताया था, ठीक ना, दो तरीके से बदल सकते हैं। तो हीट में परिवर्तित करके बताएं अभी हम कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। जैसे नीचे के आरेख में दिखाया गया है, जैसे ठोस अवस्था में अगर हम हीट देंगे तो वह किस में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। ठोस मतलब बर्फ और द्रव मतलब पानी, और पानी में जब हम फिर हीट देंगे तो वह गैसीय अवस्था में बदल जाएगा, जलवाष्प में बदल जाएगा। और फिर इसको यदि शीतलता करेंगे मतलब ठंडा करेंगे तो फिर वह द्रव अवस्था में बदल जाएगा, और फिर इसको यदि शीतलता करेंगे तो वह ठोस अवस्था में बदल जाएगा। यही वो आरेख है, ठीक है, आपके बुक में दिया गया था। चलो अब आगे टॉपिक देख लेते हैं इसका। अब जो अगला टॉपिक है वो है ऊर्ध्वपातन, जिसको कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक ना, ऊर्ध्वपातन। चलिए समझ लेते हैं इसको भी, कि जब किसी पदार्थ को ठोस अवस्था में गर्म किया जाता है, किसी भी पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं मतलब ठोस अवस्था में वो रहता है, कड़ा की अवस्था में रहता है, वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, और ठंडा करने पर पुनः गैस अवस्था से द्रव अवस्था में ना बदलकर सीधे ठोस अवस्था में बदल जाता है। ऐसे इसे ही ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मतलब कुछ कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसको अगर हम हीट देंगे तो वह डायरेक्ट ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाता है, तरल में नहीं रहता है। जैसे बर्फ को हम हीट दिए तो वह पहले पानी बनता है, फिर उसमें हीट दिए तो फिर वह वाष्प बदल जाता है, ठीक ना। लेकिन कुछ कुछ पदार्थ ऐसा होता है जिसको कहते हैं हम ठोसी अवस्था में लेंगे और उसको गर्म करेंगे तो वो डायरेक्ट वाष्प बन जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे कौन कौन से पदार्थ है, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गया, कपूर, आप लोग देखे ही होंगे, कपूर जो पूजा में लगती है, जलाते हैं उसको हीट देते हैं तो वो डायरेक्ट पिघलता नहीं है, वो जल जाता है। दूसरा है नेपथलीन, नेपथलीन भी ये देखे ही होंगे, जिसको कपूरी कहते हैं, गोल गोल गोलियां रहता है। अमोनियम क्लोराइड, ये तीनों चीज़ आप लोग याद रख लीजिएगा कि ऊर्ध्वपातन पदार्थ किसे कहते हैं, ऑप्शन में आप लोग का दे देगा, ठीक ना। तो कौन कौन सा ऊर्ध्वपातन पदार्थ हो गया, एक कपूर हो गया, नेपथलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया। आपकी किताब में यही 3 दिया हुआ था, ऐसे बहुत सारा होते हैं। चलिए आप देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है दाब परिवर्तन पर प्रभाव। हम 2 प्रभाव बताए थे ना,
कि परिवर्तन किसे किया जा सकता है, पदार्थ की अवस्था को दो तरीके से परिवर्तित किया जा सकता है, एक तापमान में परिवर्तित करके और दूसरा दाब में परिवर्तित करके। दाब मतलब प्रेशर देके, तो वो भी चलिए देख लेते हैं कि यदि हम तापमान घटाकर, ठीक है, तापमान को हम घटा देंगे और सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़न करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस जो रहता है वह द्रव में बदल जाता है। तो हम लोग जानते हैं जो घर के सिलेंडर रहता है उसमें क्या होती है, उसमें हम लोग गैस भरते हैं तो वह लिक्विड के फॉर्म में रहता है नीचे, और फिर उसको जैसे हम लोग खोलते हैं तो वो गैस में बदल जाता है। तो होता यूँ कि जब हम दाब डालते हैं किसी भी गैसीय अवस्था में तो इतना प्रेशर डाल देते हैं कि वह लिक्विड में बदल जाता है, तो दाब करके भी बदला जा सकता है। यही चीज़ कह रहा है कि यदि हम तापमान को घटाएं, ये भी याद रखिएगा कि उसका तापमान को घटाना पड़ता है, तापमान घटाएंगे और दाब बढ़ाएंगे तो कोई भी लिक्विड जो रहता है, बहुत सारे लिक्विड का नेचर रहता है, मतलब गैस का नेचर रहता है कि वह लिक्विड में बदल जाता है, ठीक ना। जैसे एलपीजी हो गया, एलपीजी जो घर के सिलेंडर में होता है, ठीक ना, वह नीचे लिक्विड में रहता है। तो यदि हम, ठीक है, तापमान घटाकर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़न करें मतलब दबाएं तो कण के बीच की दूरी कम हो जाती है और गैस द्रव में बदल जाती है। तो यही वो डायग्राम में देख लेते हैं कि दाब क्या होगा, दाब बढ़ाएंगे, प्रेशर देंगे और तापमान घटा देंगे, ठीक ना। दाब बढ़ा के तापमान घटाएगा, उसकी दाब अगर तापमान भी बढ़ा देंगे तो नहीं ना फैलेगा वह। तापमान बढ़ने पे हम लोग अभी जाने कि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है कणों की, इसलिए वो गति करने लगता है, तब उसको संपीड़न करना मुश्किल होता है, इसलिए उसका तापमान को घटाया जाता है। तो तापमान जैसे घटाएंगे तो उसको में प्रेशर देके उसको संपीड़न किया जा सकता है। तो कुछ कुछ गैस का वो नेचर होता है कि उसको ज़्यादा संपीड़न करने पे तापमान घटाकर तो वो लिक्विड में बदल जाता है। तो वही चीज़ कह रहा है कि दाब बढ़ाएं और तापमान घटाएं और गैस को द्रव में बदलना, यही चीज़ होता है कि दाब बढ़ाकर तापमान जब हम घटा देंगे तो गैस का द्रव में बदलना, मतलब गैस द्रव में बदल जाता है। क्लियर? आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर अच्छे से समझ में आ रही है तो लाइक करते जाएं। चलिए आगे देखते हैं अब अगला टॉपिक। तो यहाँ पे बूंदाबांदी तो स्टार्ट हो ही गया, आप लोग को आवाज़ सुना ही देता होगा, तो आप लोग उसको इग्नोर कीजिएगा और पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। चलो अगला टॉपिक है ड्राई आइस, जो आपकी किताब में दिया हुआ था तो मैंने भी उसे उठा लिया है ताकि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ड्राई आइस आप लोग नाम सुने होंगे या नहीं सुनेंगे तो जान लीजिए, जिसको शुष्क बर्फ कहा जाता है, ठीक ना। ये होता कौन सी है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो आप लोग जानते ही हैं एक गैस होती है, लेकिन जब वो जो सॉलिड में हो जाती है, ठोस में हो जाती है तो उसको ड्राई आइस कहा जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना, इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। एकदम उच्च दाब देके, अभी हमने बताया उच्च दाब, तापमान प्रेशर यदि ज़्यादा देंगे तो वह ठोस में बदल जाता है, तो उच्च दाब में संग्रहित किया जाता है। ड्राई आइस को वापस गैसीय CO2 में बदला जा सकता है बिना द्रव अवस्था में बदले, ठीक ना। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए दाब को घटाकर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक ना, एटमॉस्फेरिक मतलब ATM तक करना होता है। क्लियर? यही चीज़ दिया हुआ है। चलिए अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। चलिए जो हमने जाना अभी कि दाब और तापमान के प्रभाव से पदार्थों की 3 अवस्था का अंतर रूपांतरण इस प्रकार किया जा सकता है। हमने अभी बताया कि 2 तरीके से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। तो यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे हम ठोस ले रहे हैं, ठीक ना, ठोस, द्रव और गैस, यही चीज़ दिया गया है। अगर यदि हम ठोस को क्या करेंगे, संगलन करेंगे, मतलब गलाएंगे, गलनांक जो हम बताएं हीट देते जाएंगे तो वो किस में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। क्लियर? और द्रव को फिर वाष्पीकरण होके क्या बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। समझ में आ रहा है? ये ऊपर वाला देखिएगा एरो जो दिया हुआ है कि द्रव को संगलन मतलब गलाएंगे तो वह ठोस को गलाएंगे तो वह द्रव में बदल जाएगा, और द्रव को वाष्पीकरण करेंगे तो वह गैस में बदल जाएगा। अब गैस ऊर्ध्वपातन के जरिए सीधे ठोस में बदल जाता है और ठोस ऊर्ध्वपातन के जरिए सीधे गैस में बदल जाता है। हमने बताया ना कुछ कुछ पदार्थ होती है जिसको गर्म करने पर डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, तो उसे ही ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो यही डायग्राम है। और यहीं पे देखिए, ठोस को जैसे द्रव को जमाएंगे तो ठोस में बदल जाएगा और गैस को संघनन करेंगे तो द्रव में बदल जाएगा। संघनन के बारे में आप पिछले क्लास में पढ़े ही होंगे, ठीक है ना। एकत्रित किया जाता है जलवाष्प को, उसको ही संघनन करते हैं ठंडा करके। तो गैस को संघनन करेंगे तो द्रव में बदल जाएगा, द्रव को ठंडा करेंगे तो जमाएंगे तो ठोस में बदल जाएगा। आई होप ये डायग्राम समझ में आ गई होगी। चलिए अब अगला टॉपिक देख लेते हैं।
तो अगला जो टॉपिक है वो है वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण तो आप लोग जानते ही होंगे कि हीट देते तो गर्म होकर वाष्प में बदलता है, उसी को भी वाष्पीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है जो आपकी किताब में, वो देख लेते हैं कि एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थ में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं, ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा। आगे है कि सतह पर उपस्थित कणों में उच्च गतिज ऊर्जा के कारण वे अन्य कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और इस कारण वे वाष्प में बदल जाते हैं, ये चीज़ कह रहा है। तो वाष्पीकरण आगे है, वाष्पीकरण के प्रभाव, इसको हम अच्छा से नहीं बताएंगे, ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे, समझ में आ ही जाएगा आप लोग को कि वाष्पीकरण के प्रभाव करने के कारक आप जान लेते हैं। तो वाष्पीकरण जो होता है, जो मतलब तरल से जो वाष्प बदलता है तो उसको प्रभावित करने वाले जो कारक है वो जान लेते हैं। सतही क्षेत्रफल, सतही क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अगर यदि सतही क्षेत्रफल मतलब जिस लिक्विड को हम जिस सतह पे रखते हैं, जिस बर्तन पे रखते हैं, उसको हीट देते हैं, तो जितना ज़्यादा क्षेत्रफल रहेगा वाष्पीकरण उतना तेज़ी से होगा, और जितना कम क्षेत्रफल रहेगा वाष्पीकरण उतना ही कम होगा। अब तापमान में वृद्धि, तो तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है क्योंकि पदार्थ के कण की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब आर्द्रता जान लेते हैं। आर्द्रता किसको बोलते हैं कि अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। आर्द्रता, ठीक ना, समझ में आ रहा है। वाष्पीकरण की हवा में आर्द्रता रहेगा तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है, जल्दी से वाष्पीकरण नहीं होगा। आगे है वायुमंडल की वायु की गति, अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जितना भी सारे टॉपिक है आपके पहले चैप्टर में उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है। तो आगे जो है इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसको मैं अगले क्लास में करा दूंगा, ठीक ना। उम्मीद करूँगा वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। और कोई भी क्वेरी रह गई है या फिर कुछ दिक्कत आई हो तो हमें कमेंट जरूर करें, मैं ज़रूर इसका रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। चलिए तब मिलते हैं अब अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ।